चरितार्थ किया हमारे कौशल कुमार जी ने। एक बार जोरदार ताली उनके लिए तारीफ करते हैं। और इस बीच हमारे निवेदन पर जो आ रहे हैं आदरणीय चंद्रा साहब, राजेश चंद्रा जी, उन्हें कहीं जाना है बहुत जरूरी काम से। उनके उद्गार, उनके विचार सुने बिना हमें एक बहुत बड़ी कमी हमें महसूस होगी। तो मैं केवल 2 पंक्तियों से बताना चाह रहा हूँ। जो आज सारा ये जितनी भी पंक्तियां पढ़ी जाएंगी सब भारत भूषण जी को समर्पित हैं। उन्हीं को समर्पित करते हुए उन 2 पंक्तियों से उनको बुला रहा हूँ कि मेरी तरह से तुम भी तमाशा किए बगैर, मेरी तरह से तुम भी तमाशा किए बगैर रोकर दिखाओ आंख को गीला किए बगैर, रोकर दिखाओ आंख को गीला किए बगैर। आदरणीय राजेश चंद्र जी से निवेदन है और अपने विचार प्रकट करें। जोरदार तालियों से आपका स्वागत कीजिए आदरणीय राजेश चंद्र। आदरणीय मंच और सभागारों से देवी सज्जनों, आदरणीय भारतीय एक साल बड़ा पुराना संबंध रहा मेरा, और मैं जब 8th क्लास में था तब से मैं उनकी रचना सुनता रहा हूँ। और यहाँ मेरठ में मैं कई बार पोस्टर रहा तो वहाँ भी अक्सर मेरा शाम को आ जाते थे। तो DM शर्मा साहब एक गीता पर टिप्पणी लिख रहे थे तो वहाँ दूसरे भी उनके यहाँ जाया करते थे। तो तकरीबन शाम को 5:30 साढ़े 4 बजे वो वहाँ से खाली होते थे तो मेरे यहाँ जाते थे। मैं फिर राजेश एक कप चाय पिलाओ, मुझे बहुत थका हुआ, मैंने साहब एक तो उसका भाई है, मुझे चाय तो पिलाओ। मैंने कहा चाय पीने के बाद फिर उनकी कुछ रचनाएँ बैठ के सुनाया करते थे। बहुत नज़दीक से मैंने आपको देखा, बहुत ही सरल लिखते हैं, बहुत ही मधुभाषी, और ये बड़े खुशी की बात है कि आज के सम्मान में ये शाम का आयोजन हुआ है, हम सब लोग इसका आनंद लें। आभारी हैं आपके आए, हमारा हौसला बढ़ाया। और एक और पर्ची आ गई, हालांकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी वो इतने नज़दीक हो गए, इतने जल्दी जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार अतिथियों की भावना का सम्मान भी रखना पड़ता है। यही हमारा धर्म संकट भी है। प्रोफेसर विकास शर्मा को भी जाना है, उनको भी नाम है, मैं निवेदन कर रहा हूँ वो भी आए और अपने उद्गार प्रकट करें। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए प्रोफेसर विकास शर्मा। समस्त साहित्यकार बंधु, इस कार्यक्रम के अंदर प्रवेश कर रहा था। इस हॉल के अंदर वो कई ऐसे चेहरे हैं जिनको बहुत बचपन से जानता हूँ, और उनकी अवसर है 2-4-5 बात करने का। अधिक समय नहीं लूँगा, 5 मिनट में बात समाप्त करूँगा। सर्वप्रथम बधाई देता हूँ भारती जी को उनकी रचना के लिए, और बच्चों राही जी को, भाई जी को उनकी रचना के लिए। रचनाकार के लिए उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भारत भूषण जी से मेरा परिचय बहुत पुराना है, लोग विश्वास नहीं करेंगे इस बात पर। 1980, 82, 84 की बात है, जब मैं SSC कॉलेज हापुड़ से BA कर रहा था और साहित्य का विद्यार्थी था। अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, पॉलिटिकल साइंस मेरे विषय थे। और मेरा छोटा भाई कुमार विश्वास उस समय हाई स्कूल इंटीग्रेटेड विद्यार्थी था। हम लोग एक संस्था चलाया करते थे सृजन नाम से, तब कुमार ने उस संस्था की स्थापना की थी, सृजन की, हमें उसका अध्यक्ष हो। और उस संस्था में हर बार हम साहित्यकार बुलाया करते थे। सुधाकर आशावादी से मेरा परिचय पुराना है, आज मैंने बहुत लंबे समय बाद देख रहा हूँ। साहित्यकारों को बुलाना हमारा एक शौक था और हम कवि सम्मेलन कराया करते थे। और वो कवि सम्मेलन आचार्य वो लेखक थे, साहित्यकार कवि नहीं थे, और सारे कवि सत्यपाल सत्यम, हरिओम पवार, कुमार बेचैन, सोम ठाकुर, इन सबको हम बुलाया करते थे। और हमारे घर पर मेरे पिता को हिंदी के प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, हिंदी के लेखक हैं, जमाना लगता था साहित्यकारों का, हम लोग सुना करते थे। तो मंची कविता को सुनने का चस्का उस समय लगा था। और भारत भूषण जी का नाम उस विद्यार्थी काल में ऐसे ही याद था जैसे धर्मवीर भारती का खंडा लोहा। और धर्मवीर भारती के गीत अच्छे लगते थे, उस समय हम उनके गीतों को सुना करते थे और इस बात पर गर्व महसूस करते थे कि हम बिलखवा के रहने वाले हैं। और मेरठ मेरठ जिले में आता था कि हम भारत भूषण जी के जिले के रहने वाले हैं। इसलिए मेरे लिए सौभाग्य का विषय है तो जो विभाग ने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। समय की कमी है मेरे पास, मुझे नहीं जानना है, आवश्यक कार्य मेरे पास है। लेकिन भारत भूषण जी हिंदी कविता में प्रयोगवाद और नवगीत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। जब सच्चिदानंद हिरण्यम मास्टर लगे तार सप्तक का प्रकाशन कर रहे थे और तार सप्तक में केदारनाथ अग्रवाल और
गिरिराज अग्रवाल, अशोक नगर वाले, ये सब लोग लिख रहे थे। उस समय ये नाम बड़ा चर्चा में था। मुझे लगता है, क्षमा करें, कि भारत भूषण जी को जो सम्मान उनके शहर में मिलना चाहिए था, वो शायद हम देने में असफल रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने एक बड़े साहित्यकार को, बड़े गीतकार को, जिस गीतकार को पढ़कर बड़े नए नए गीतकार पैदा हुए, कुमार विश्वास जैसे गीतकार भी कहीं ना कहीं उनके गीत पर बड़े हुए और गीत पर हमने इस बात को पहचाना कि हरिओम पवार इस देश के उद्देश्य के बहुत बड़े कवि हैं। मैंने उन्हें बहुत बचपन से सुना है, तो मेरा उन पर काफ़ी पूर्ण मेरे पर काफ़ी एहसान भी कर रखे हैं। कई बार मेरे काम भी आए हैं, तो उन्हें भी नमन करता हूँ। लेकिन भारत भूषण को उनको सम्मान नहीं दिलाता है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है। और मेरा ध्यान भी इधर स्ट्राइक हुआ आज पहली बार कि मैं अपने विभाग में भी इस तरह कार्यक्रम कराऊँ, क्योंकि मेरे विभाग में भी ऐसे लोगों को याद किया जाए। हिंदी कविता में जो युग चला, छायावास से प्रारंभ होते हुए प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकलता, नई कविता, जगदीश गुप्त, इस सब की बात करते हुए आगे बढ़े, तो ऐसे कई साहित्यकार थे जो मंचे कवि थे। लेकिन मंचे कवियों को वो स्थान नहीं मिल पाया जो हिंदी के अन्य कवियों को मिला। मुझे लगता है कि हिंदी के अध्येताओं, हिंदी के पाठकों को, हिंदी के साहित्यकारों को, हिंदी के प्रोफेसर को इस बात पर मंथन करना होगा कि जो कवि अगर मंच से बोलते हैं तो अच्छे कवि हो सकते हैं। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो गोपाल नीरज के बाद इतिहास समाप्त हो जाता है। हमको कुंवर बेचैन, सोम ठाकुर, भारत भूषण और ऐसे नए गीतकारों को भी हिंदी में स्थान देना होगा। मंचे कविता का पुराना चलन रहा है। महादेव वर्मा भी मंच से पढ़ती रही है, पंत जी पढ़ते रहे हैं, निराला पढ़ते रहे हैं, हरमेशा बच्चन पढ़ते रहे हैं। और लोकप्रियता के मामले में जो लोकप्रियता बच्चन को मिली या नीरज को मिली, उसके बाद भारत भूषण को सफलता मिली। और उनकी गीतों में जो प्रस्तुता है, जो गीतों में कोमलता है, जो माधुर्य है, वो निश्चित रूप से धर्मवीर भारती से कम नहीं है। लेकिन एक बात और आवश्यक है कि जो प्रोफेसर पीएचडी रिसर्च करा रहे हैं, वो अपने आंचलिक साहित्यकार, जो आंचलिक थे लेकिन राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार थे, उन पर शोध कराएं। हम जब शोध के बारे में आगे बढ़ते हैं, कई बार पुराने लोगों पर पीएचडी कराते रहते हैं, उन्हें भूल जाते हैं जिन्हें प्रतिभा है। अगर कोई आदमी छोटे जगह रहा, जैसे हिंदी वालों ने बहुत लंबे समय तक व्याकरण के आचार्य और कनखल के रहने वाले आचार्य विश्वविद्यालय वाजपेयी के साथ अपेक्षा की, वही अपेक्षा कुछ लोगों के साथ हुई है। और इस बात के इंगित करना चाहता हूँ, हरिओम पवार पर पीएचडी होनी चाहिए। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है मंचे कविता में। हम मंचे कविता को सम्मान देना सीखें और हम ये माने जो कविता हमारे आम तक नहीं पहुँच पाई, जो कविता हमारे पाठक तक नहीं पहुँच पाई, श्रोता तक नहीं पहुँच पाई, और जब हमारे मंच कवि कविता पढ़ते हैं, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि उस कविता को कंठस्थ करना सीखें। जब कविता आपके कंठस्थ हो जाएगी तो आम श्रोता कंठस्थ हो जाएगी। ये आवश्यकता इस बात की है। हम उन साहित्यिक मनीषियों को प्रणाम करें। ये काम बहुत लंबे समय पहले आचार्य क्षेत्र सुमन ने किया था, जब उन्होंने एक किताब लिखी थी दिवंगत हिंदी सेवी, लेकिन जल्दी चले गए और उस किताब को पूरा नहीं कर पाए। इस मंच के माध्यम से मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और जो कर्तव्य मेरा होगा, मैं भी अंग्रेजी का शिक्षक होने के नाते, अंग्रेजी का छात्र होने के नाते, अंग्रेजी का लेखक होने के नाते, अंग्रेजी का उपन्यासकार होने के नाते इस बात का ध्यान रखूंगा। जिन लोगों को वंचित और रामगोपाल भारती की मैं पढ़ रहा था, एक छोटा सा उपन्यास है लेकिन सुविधा को छूने वाला है। हम ऐसे लोगों को ध्यान दें, जब हम एमए का ट्रेडिशन कराएं, एमए का शुरू कराएं, ऐसे लोगों को उत्साहित करें ताकि हमारी प्रतिभाएं आगे बढ़ें। नई शिक्षा नीति भी इस बात की बात करती है। नई शिक्षा नीति, कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं अब तो लोग बैठ जाते हैं, और जब कभी मेरे उपन्यास से पीएचडी कराने का समय आता है तो ये मना कर देते हैं कि तुम लोकल हैं, रीजनल हैं। जब हम अपने घर में ही अपनी प्रतिभाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो वो सम्मान कैसे बाहर आगे बढ़ेगा। व्यक्ति को आवश्यकता इस बात की है हम उनकी महत्ता को पहचानें। भारत भूषण जी अंग्रेजी इनका बड़ा शिक्षक थे, उसके बाद भी उनका साहित्य निश्चित रूप से बड़े बड़े लोगों से अच्छा है और मैं उनके साहित्य को सुनता रहा हूँ मंच के माध्यम से। वैसे मैंने पुस्तक के माध्यम से नहीं पढ़ा है, और उनकी कोमलता, उनकी सहृदयता, उनकी संवेदनशीलता मुझ जैसे साहित्य के विद्यार्थी को आकर्षित करती है। और मैं उन्हें आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, और इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप सब लोग इन साहित्यकारों का सम्मान करते रहेंगे। हमारी भी हमारा प्रापण है साहित्य के प्रति कि हम उन्हें याद रखें और आने वाली पीढ़ी को बताएं कि मेरा जो शहर है हरिओम पवार और भारत में से लोग साहित्यकार हुए हैं, रघुभूषण मित्र से लोग जा रहे हैं। हम उन सबको सम्मान करें। सुधाकर आशावादी को मैंने बहुत पढ़ा है, आप अच्छा लिखते हैं और बड़े बड़े मंचे कवि सुंदर सुमन इस समय राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कवि हैं, इनकी पत्नी बहुत बड़ी कवित्री हैं, ललितपुर के रहने वाले हैं लोग। इन सबको हम जाने। मंच पढ़ने वाले ये नहीं है पढ़े लिखे लोग नहीं, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम इनको भी जाने, इनका सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्षमा करें रानी, मुझे आवश्यक कार्य करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अन्यथा मेरा पूरा मन होता है कार्यक्रम में बैठो। धन्यवाद। बहुत
अच्छी बात है। अभी जज साहब अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि इनके स्वर में भारत जी के गीत को सुनना, अगर आप आँख बंद करके सुने तो ऐसा लगता है कि हम भारत जी को सुन रहे हैं, भारत जी को सुन रहे हैं। तो हम एक गीत इनसे उनका जरूर सुनना चाहेंगे, वो यहाँ पर बने रहेंगे। धन्यवाद आपका। और एक बात उन्होंने तथ्य से अलग कह दी हमारे विकास शर्मा जी ने, वो शायद भाव उसमें कह गए कि सुमन जी आपकी वाइफ भी बहुत इसकी राष्ट्रीय स्तर की कवियत्री हैं, वो सौरभ सुमन है। और हमारे ये मित्र जो है हमारी संस्था के उपाध्यक्ष हैं भाई सोमनेश सुमन, वो अलग हैं, तो दोनों को मिक्स कर दिया, मैंने चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है। खैर छोड़िए, विकास शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और ये तो जाना था, इसलिए हमने विशेष सूची जो हमारी रूपरेखा थी उससे गलता लगा कि कोई नहीं आया था। श्याम सुंदर जी आपका धन्यवाद था भाई। अब जो है रूपरेखा के हिसाब से, खैर मैं अपनी किताब के बारे में क्या कहूँ, जो समीक्षक हैं श्री शाहिद चौधरी साहिब वो कहेंगे। मैं तो बस में कहना चाहूँगा कि मैं कोई उपन्यासकार नहीं, कोई साहित्यकार, कोई वो नहीं हूँ, लेखक। बस जो कविता करने का मन हुआ और मुझे लगा कि ये बहुत लंबी कविता हो जाएगी, और जो बात मैं कविता में नहीं कह सकता था वो मैंने इस उपन्यास के माध्यम से गद्य में कह दिया। बस इतना मैं जानता हूँ, और यह पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जो मंच पर विराजमान सभी लोग हैं, और निवेदन करता हूँ ब्रजराज किशोर राहगीर जी से, क्योंकि जिस किताब की चर्चा हुई, जिस किताब का विमोचन हुआ, उनके मुख से उनके विचार, कैसे उन्होंने ये किताब लिखी, क्या भाव रहे उनके, क्या हो रहा होगा, क्योंकि एक किताब लिखना बहुत बड़ी बात होती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ एक पुत्र के प्राप्ति के समान होता है। और वो इसलिए कि हो सकता है पुत्र आपका नाम दुनिया में रोशन न कर पाए, तो पुत्र निकल जाते हैं बहुत से, मतलब क्या, लेकिन किताब आपका नाम दुनिया में अगर अच्छी किताब है तो बहुत देर तक, बहुत दूर तक, बहुत युगों युगों तक आपका नाम रखेगी। कबीर को 2500 साल बाद हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें विशाल था। इसलिए जो आज हम लिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और उनकी किताब का विमोचन हुआ, मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस मौके पर दो शब्द हैं श्री ब्रजराज किशोर राहगीर जी, जिनकी किताब का विमोचन हुआ। मंचासीन विद्वत परिषद और सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मैं अपने आप को अच्छा कवि नहीं मानता, और भी लोग नहीं मानते। उनके अपने कारण होंगे, मेरे अपने कारण, बड़े बड़े नहीं मानते। पहला कारण ये है कि 7-8 साल से मैं एक नैरेटिव सुनता आ रहा हूँ कि खासतौर से मंच पर कविता पढ़ते समय कि 100 में से 65 नंबर तो भैया प्रस्तुति के हैं, कविता को तो 35 नंबर मिलते हैं। तो अच्छा कवि होने के लिए आपके गले में कोई मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और ये सब होने चाहिए, या हाथ हिला करके हाव भाव भाव भंगिमा बना करके थोड़ा अभिनय का पुट हो, तभी वो अच्छा कवि कहला सकता है। तो ये सब मेरे में नहीं है, तो मैं अच्छा कवि हूँ। एक और बात है कि आजकल कविता भी जैसे ये 2 मिनट नूडल होती है, आपको भूख लगी है तो आपको सब्जी काटना, सब्जी बनाना, आटा उसलना, रोटी पराठा बनाना, बड़ा लंबा हिसाब है। तो 2 मिनट में नूडल बनाया और खा लिया। जितनी देर में हमारे मन में कोई भाव आता है और मैं कागज कलम उठाता हूँ, उतनी देर में तो लोग 4 लाइनें फेसबुक पे ठोक देते हैं। और जब तक वो एक मुखड़ा में नहीं बना पाता, एक लाइन भी नहीं लिख पाता, तब तक वो रचना पूरी दुनिया में घूम करके 80 लाइक और 30 कमेंट बटोर लेती है। तो ऐसे में कैसे कहेंगे भाई हम तो, हमें तो एक रचना में कई दिन, तो मैं क्या कहूँ, कई हफ्ते भी लगे। आज जिस किताब का विमोचन हुआ है इसमें 70 गीत हैं,
और ऐसा भी गीत है जो कहीं ऐसा तो कोई है ही नहीं जो एक दिन में हो गया हो। कई कई दिन वाले हैं, कई कई हफ्तों वाले भी हैं, और एक गीत तो ऐसा है जो पूरे 1 साल तक मेरा खून पिया है। अब हमारा कौन मिलेगा? मतलब जब नीरज जी का निधन हुआ तो मैं बड़ा प्रशंसक उनका हूँ, तो बहुत उद्वेलित मेरा मन था और मैं चाह रहा था कि उनके कोई ऐसा गीत मैं लिखूं जो उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से साकार करता हो। लेकिन उधेड़-बुन में करते करते लिखता रहा, काटता रहा, और करते करते 1 साल बाद में इस संतुष्टि को प्राप्त हुआ कि हाँ, अब जो मैं कहना चाहता था वो मैं कह पाया। वो उस पुस्तक में वो गीत है। तो ज़्यादा मैं क्या कहूँ, 2019 में 2 किताबें मेरी एक साथ आई थी, गज़ल संग्रहता मुख्तलिफ और एक काव्य संग्रहता में काव्य जगत का इंद्रधनुष। तो आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे क्योंकि बहुत सारे विषयों को इसमें टच किया गया है। इसमें पर्यावरण भी है, इसमें बेटी से संबंधित जो दुराचार हैं वो भी हैं, इसमें वृक्ष काटने का भी है, इसमें जल बचाने का भी है, और जितनी भी समस्याएं समाज में हमारे हो सकती हैं वो उन सब के ऊपर लिखा गया है। और ऑफ कोर्स श्रृंगार में भी काफ़ी कुछ लिखा गया है, बहुत ही मर्यादित शब्दों में श्रृंगार के ऐसे गीत लिखे गए हैं जो जिन्होंने काफ़ी सराहना बटोरी है दूर दूर तक। तो और ज़्यादा अपने बारे में कहना अच्छा नहीं है। धन्यवाद। और ज़्यादा कहेंगे हमारी यशपाल और सैन जी जब समीक्षा करेंगे आपकी किताब की। एक बार जोरदार तालियां हमारे राजीव जी के लिए। हमारे इस सभागार में मधुर जी भी आ गई हैं, कविता मधुर जी, गुप्ता जी भी आ गई हैं। बहुत लोग जिनकी हमें उम्मीदें थी कि सब लोग यहाँ आ गए हैं। हम तो रंगकर्मी श्री कुमार शर्मा जी को देख कर बड़े प्रसन्न हैं। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं नाम मेरे सभी लोग। और दोस्तों सुधीर अनुपम जी भी आए हैं, आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और पुस्तक के बारे में विचार करते हैं। उसके बाद कविता का वो होगा। मुझे पता है कि मंच पर गीतकार बैठे हैं, 2 हमारी बहनें, और बाकी संबोधन में अपने कहेंगे क्योंकि गीतकार को तो भाषण में मजा नहीं आता ना। शायद जो कवि होता है उसे भाषण नहीं करना आता, वो अपनी बात गीत के माध्यम से कहते हैं। तो गीत के क्रम में आपको बुलाऊंगा, बाकी को संबोधन के लिए बुलाऊंगा। लेकिन उससे पहले 2 लोगों से हमें इन किताबों के बारे में विचार सुनने हैं। सबसे पहले हमारे मेरठ ही नहीं पूरे देश में जो बड़े बड़े अखबारों से जुड़े हैं और जिनकी समीक्षाएं जो लिखते हैं सामयिक विषयों पर, श्री शाहिद साहब यहाँ पर हमारे यहाँ मौजूद हैं इस समय। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चौधरी शाहिद वरिष्ठ पत्रकार, मेरा उनसे ही निवेदन है वो आएँ और 26 जनवरी उपन्यास के बारे में जो भी कुछ वो समझते हैं, जो भी कुछ उनका मन में विचार आता है, कुछ कहने लायक उसमें है, यहाँ आए और कहें। इस बीच इरशाद बेताब हमारे बहुत मशहूर शायर यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। इन सभी को हम सुनेंगे, लेकिन पहले उद्बोधन और उस क्रम में समीक्षा के लिए आदरणीय शाहिद चौधरी साहब के लिए बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। मेरा नाम भारती जी क्यों भूल गए, जब सबका नाम ले रहे हो तो मेरा नाम भूल गए। तो मालूम पड़ा कि इस किताब में चौधरियों के बहुत किस्से हैं, तो इस शर्म के हमारे उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। तुम इतने करीब हो तुम्हें देखूं तो कैसे। अरे सत्यम जी, अजीब किस्म की उभरी थी शक्ल लफ्जों से, अजीब किस्म की उभरी थी शक्ल लफ्जों से, किताब बंद ना करता तो डर गया हो।
एक गजलकार आदतन अपनी बात संक्षेप में कहता है, वह अपना संपूर्ण दर्शन मात्र 2 मिसरों में व्यक्त करने की क्षमता है। इसलिए अगर एक गजलकार कुछ कहने हेतु उपन्यास लिखने के लिए मजबूर या प्रेरित होता है तो निश्चित रूप से उसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ इतना महत्वपूर्ण व विशाल है जिसे वह एक शेर या एक गजल की सीमाओं में कैद करना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन साथ ही यह शंका भी रहती है कि क्या वह काफिया वर्दी को ओढ़ना बिछौना बनाने वाला शायर उपन्यास रूपी बड़े कैनवस पर सुंदर तस्वीर बनाकर उसमें दिलकश रंग भर सकता है। मैंने इन्हीं विचारों को मद्देनजर रखते हुए विख्यात गजलकार डॉक्टर राम गोपाल भारती का पहला उपन्यास 26 जनवरी पढ़ने के लिए उठाया था, जो संभवतः वर्षों बल्कि दशकों से उनके दिलो दिमाग में पल रहा होगा और अब आकर उसने जन्म लिया। सच कहूं तो डॉक्टर भारती ने अपने पहले प्रयास से निराश नहीं किया, बल्कि उन्होंने वह कहने में सफलता हासिल की है जिसे कहने की आज अति आवश्यकता है। 26 जनवरी 1950 में हमारे देश ने गणतंत्र के रूप में अपने भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में संकलित नए संविधान को अपनाया था। अब इस संविधान को लागू हुए 73 वर्ष बीत गए हैं। इन वर्षों में इस संविधान के कारण समाज कितना बदला है, कितना प्रभावित हुआ है, विशेषकर ग्रामीण समाज, डॉक्टर भारती ने अपने उपन्यास में 26 जनवरी के प्रभावी प्रतीक से इसी तथ्य की समीक्षा की। लेकिन राजनीतिक नारों, धार्मिक प्रवचनों या जातिवादी उपदेशों के नीरस माध्यमों से नहीं, बल्कि एक हृदय को स्पर्श करने वाली कहानी के जरिए जो सच्ची ना होते हुए भी सच्ची है, क्योंकि यह तेरी मेरी उसकी कहानी है, हमारे देश की कहानी है जो 21वीं शताब्दी में भी मुख्यतः गांवों में ही बसता है। इसलिए 26 जनवरी में गांव की मिट्टी की सौंधी सौंधी महक आती है। 26 जनवरी सोनापुर गांव की कहानी है। गांव के नाम के चयन में डॉक्टर भारती के अवचेतन मन की इच्छा को बाखूबी समझा जा सकता है कि बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हुए अगर संविधान का सही से पालन किया जाए तो देश का हर गांव खरा सोना बन सकता है। प्रतीकों से भरे इस उपन्यास में सोनापुर की एक प्रतीक है। इसी सोनापुर में खास 26 जनवरी के दिन 2 अलग अलग घरों में 2 लड़कों का जन्म होता है। एक राजेश्वर जो राजसी ठाटबाट वाले जमींदार चौधरी बलराज का बेटा है, इसी चौधरी स्तन था, इसलिए बिना किसी सामाजिक जिम्मेदारी के ऐशो आराम में परवरिश पाता है। और दूसरा लड़का है जमींदार के नौकर हरिया का बेटा सत्य प्रकाश, जिसके पास जीवन का एक ही विकल्प है कि आरक्षण प्रावधान के सहारे शिक्षित होकर अपने वंचित परिवार में समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व स्वास्थ्य दशा में सुधार ले आए। सत्य का प्रकाश फैला। 26 जनवरी इन्हीं 2 लड़कों की जीवन यात्रा है, यानी 1950 के बाद से भारत के अमीर व गरीब वर्गों का सफर है। डॉक्टर भारती भाषणों के बिना केवल नाजुक प्रतीकों के जरिए इन दोनों वर्गों की यात्राओं का नक्शा आरंभ से अंत तक नहीं बल्कि अब तक खींचते हैं। रईस के बच्चे राजवेश्वर को छींक आ जाती है तो उसे रात में ही कार से उसकी दादी के पिता शहर में डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन जब गरीब के बच्चे सत्यप्रकाश को तेज बुखार आ जाता है तो उसकी माँ उसके माथे पर रात भर ठंडी पट्टी इस उम्मीद में रखती है कि सुबह होने पर गांव के ही किसी झोला छाप डॉक्टर से दवा ले ली जाएगी। बीमार राजेश्वर को डॉक्टर के पास उसकी माँ की जगह उसकी दादी लेकर जाती है। इतना बताकर डॉक्टर भारती पाठकों के जिम्मे छोड़ देते हैं कि वह जमींदार घराने की बहुओं को की जो देश विभाजन के बाद स्थिति थी उसका स्वयं अंदाजा लगा। बहरहाल 26 जनवरी में डॉक्टर भारती ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, क्या शोषित वर्ग अपनी दुर्दशा का काफी हद तक स्वयं दोषी नहीं है? बाबा साहब ने समाज सुधार के जो सूत्र दिए हैं उनमें 3 प्रमुख ये हैं: शिक्षित होना, नशा न करना और संगठित रहना। ओमी काका गरीब इसलिए है कि वे दिन में जितना कमाता है शाम को वही दारू की दुकान पर लौटाकर चला जाता है। बड़ी बेटी की शादी उसने अपना घर गिरवी रखकर कर दी थी, लेकिन दूसरी बेटी की शादी के लिए उसके पास टूटी कौड़ी भी नहीं है। ओमी काका का हाल देखकर महराज फैजाबादी का शेर याद आता है
मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। सोनापुर में बाबू राम प्रसाद के वर्ग के लोग बहुमत में हैं, शोषित हैं, लेकिन फिर भी वे ग्राम प्रधान का चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के लोग अपना वोट शराब की एक बोतल में रईस चौधरियों के प्रत्याशी को बेच देते हैं। वंचित समाज की महिलाओं का शोषण भी बिना किसी प्रतिरोध के आम सी बात थी, लेकिन समय के साथ वे संविधान में दिए गए अधिकारों की बदौलत समाज बदलता है, शोषित वर्ग संगठित होता है और शिक्षा को उचित महत्व देता है, तो कोई जगदीश किसी कुसुम को ईद के खेत में खींचने का दुस्साहस नहीं करता। कुसुम का दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर अपनी बारात चौधरियों के मोहल्ले से ही निकाल कर लाता है। बाबू राम प्रसाद प्रधान चुन लिए जाते हैं, सत्यप्रकाश पौधलीकर डॉक्टर बन जाता है, और तब दिल्ली के रईस सेठ को अपनी बेटी सत्यप्रकाश के से बिहाने में भी कोई आपत्ति नहीं होती, और चौधरी बलराज गांव में बड़ा अस्पताल बनाकर उसकी जिम्मेदारी सत्यप्रकाश को दे देते हैं। शिक्षा ईमानदारी में एकजुटता से जातिगत भेदभाव मिट जाते हैं और सोनापुर गांव सोना बन जाता है। इस लिहाज से 26 जनवरी बदलते समाज का दिन है। तो क्या 26 जनवरी को दलित साहित्य के दायरे में रखा जा सकता है? मैं साहित्य में इस किस्म की आधुनिक श्रेणियों का पक्षधर नहीं हूँ। मेरे नजदीक साहित्य सिर्फ अच्छा या खराब होता है। इसलिए अच्छा उपन्यास वह है जिसे पढ़ने के बाद उस विषय पर उससे बेहतर कोई दूसरा उपन्यास याद न आए और जिसे पढ़कर दिलो दिमाग की कैफियत में सकारात्मक परिवर्तन आ जाए। डॉक्टर भारती का 26 जनवरी इस पैमाने पर खरा उतरता है, निश्चित रूप से, उसमें जिस दिलकश अंदाज से मैं कहानी का ताना बाना बिना उपदेश लिए हुए या किसी के प्रति बिना मैल लिए बुना गया है, वह दिल को स्पर्श कर जाता है। अपनी शिल्प शैली व कथा वस्तु के हिसाब से 26 जनवरी प्रभावी उपन्यास है। इसलिए मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि 26 जनवरी हर साहित्य प्रेमी की बुक शेल्फ की शोभा बढ़ाएगा और वे इसे बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि यह साहित्य संसार में अनमोल इजाफा है। मैं राहगीर साहब को धन्यवाद देता हूँ। किताब उन्होंने दी थी, इसलिए मुझे मिल जाएगी। थैंक यू। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे दूसरा संग्रह जो आज जिसका विमोचन हुआ, ये को अपना बंदो की समीक्षा के लिए मंचासन आदरणीय श्री यशपाल गोडसेन जी को बुआएं और इस संबंध में अपने विचार प्रकट करें। बहुत वरिष्ठ गीतकार हैं हमारे मेरठ के संवेदनशील गीतकार, उनकी भी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। आदरणीय यशपाल गोडसेन जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत कीजिए। श्री यशपाल गोडसेन। ये बढ़ा चढ़ा के मेरी दास्तान मत लिखना, ऐसे ही यशपाल जी हमारे हैं कि बढ़ा चढ़ा के मेरी दास्तान मत लिखना। मैं हूँ जमीन मुझे आसमान मत लिखना, मैं हूँ जमीन मुझे आसमान मत लिखना, और अगर ये चाहो मेरे ऐप भी उजागर हों तो मेरे नाम पे आगे महान मत लिखना। आदरणीय यशपाल गोडसेन जी की जोरदार ताली स्वागत करें। आप सबको प्रणाम करता हूँ मैं। बुद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ और पूरे पूरी जिम्मेदारी सौंपी है भारतीय जी ने, देखो कितना निर्वाह कर पाता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रबुद्ध मंच और उपस्थित सुधीजन, पहले मैं ब्रजराज किशोर राहगीर जी और डॉक्टर रामगोपाल भारतीय दोनों के पुस्तकों के विमोचन के लिए मैं बधाई देता हूँ। और अब अपनी बात, कितना सुखद संयोग है कि श्री ब्रजराज किशोर जी के गीत संग्रह पीर को अपना
पंतों का विमोचन ऐसे समय हो रहा है जब हम गीत ऋषि भारत भूषण जी को याद कर रहे हैं। उन भारत भूषण जी को जिन्होंने गीत को नई ऊंचाइयां दी हैं और आज वो गीत का पर्याय हो गए। तो आओ आज गीत की बात करें। उन ब्रजराज किशोर जी की बात करें जिन्होंने गीत को अपना धर्म बना लिया है और जिनकी हर सांस में गीत का स्पंदन होता है। श्री ब्रजराज किशोर जी ने अपने नाम के साथ रागीर उपमान जोड़कर श्री ब्रजराज किशोर जी ने अपने नाम के साथ रागीर उपनाम जोड़कर साहित्य जगत में अपनी भूमिका स्वयं तय कर दी। वे ठहरना नहीं चाहते, वे थक कर बैठना नहीं चाहते, कहीं पहुंचना नहीं चाहते, बस चलते रहना चाहते हैं, निरंतर सीखते रहना चाहते हैं और सीखते रहने की ये इच्छा उन्हें अपने समय के सभी रचनाकारों से अलग कर दिया। उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा कैनवास तैयार किया है जिस पर वो मन चाहे रंगों से अलग अलग मनमोहक आकृतियां उकेरते हैं। यही आकृतियां कभी गीत कभी गजलों से जान पड़ती हैं। इन्हीं में से चुने हुए कुछ गीत हैं इस संग्रह में, तीन को अपना बंद जिन्हें उन्होंने पूरी परवाह पूरी अहमियत से एहतियात से संवारा है। वो एक जिम्मेदार और सजग रचनाकार हैं जो जन जन के दुख दर्द और उनके सरोकारों के प्रति चिंतित। उनकी यही चिंताएं उनके गीतों के लिए पूर्ववत भावभूमि तैयार करती हैं। मैंने उनमें उगे हुए गीतों को कई बार पढ़ा है। उनकी भाषा और शैल्पिक सौंदर्य को देखकर अभिभूत भी हुआ हूँ। उनके सदे हुए गीतों को पढ़कर मन आश्वस्त होता है। फिर भी उनका सहज अकिंचन भाव देखिए कि भाषा की कुछ समझ नहीं है, कवि होने का नाटक भर है। कलम पकड़ना सीख न पाया एक पहेली हर आकर है, छंदों से भी परिचय कम है, गीतों का बस नाम सुना है और पकड़ा जाऊंगा यह डर है। बुरी जनों के बीच कहीं भी पकड़ा जाऊंगा यह डर है। मैं बस भावों की नदियां में शब्दों की नौका के जरिए बहने की कोशिश करता हूँ। उनका हर गीत काफी साधना के बाद, काफी मेहनत के बाद लिखा हुआ महसूस होता है। उसका चित्र, उसका सब कुछ बनावट देखने के बाद, और मैं महसूस करता हूँ कि वो हर गीत एक से एक अच्छा है। उन्होंने एक दिन बताया था कि ऊबड़ खाबड़ पथ पर चलते चलते मंजिल तक पहुंचा, टूटी पतवारों से नौका खेकर साहिल तक पहुंचा हूँ। जीवन के संघर्षों में तब अनुभव को का जो स्वर्ण बटोरा, उससे गीतों के गहने गढ़ लोगों के दिल तक पहुंचा। एक से एक अभी करने वाले, एक से एक बढ़कर अच्छे गीत इसमें संग्रह में हैं। सबको समय के कारण कोट नहीं किया जा सकता। मंचों पर कविता के अवमूल्यन की ओर उन्होंने कई बार संकेत किया है। मैंने कई बार महसूस किया उनके काफी गीतों में बार बार ऐसी कोई रचना आ जाती है जब मंच की तालियों की लालसा मंचस्थ जब होने लगी, काव्य गुणवत्ता सुनकर अस्मिता होने लगी। इस तरह के गीत उनके कई बार मुझे पढ़ने को मिले। और अभी इन्होंने खुद भी बताया था बेटियों के बारे में, पर्यावरण, जितनी भी तरह की सामाजिक समस्याएं, विसंगतियां कुछ हो सकती हैं, हर पर उनकी कदम हर जगह चलती है। ये मैंने देखा भी, जिधर कई बार महसूस होता है कि जिधर वो छूटता ही नहीं है उनसे। समाज में होने वाली हर घटना पर उनकी पहली नजर होती है। समाज की कोई विसंगति, जीवन का कोई आयाम, रोज रोज की घटनाओं का कोई छोर ऐसा नहीं है जो उनके गीतों में न ढला हो। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी उनकी कलम रुकी नहीं थी। उस समय का एक गीत तो मुझे विशेष तौर पर प्रिय है। कोई तो सन्नाटा तोड़े, बाहर से कुंडी खटका कर
दुआओं का गुलदस्ता रख जाए आवाज लगाकर। ये पूरा गीत शुरू से अब तक इतना बढ़िया है, जैसे पूरी कोई जैसे दरवाजे पे कुछ सतिया रख देता है, उसी बात लगती है। मुझे ये गीत का पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे काफी सारे गीत हैं, जब इन्हें ठक ठक करके कोई सरकार की बात, किसी की बात कहनी होती है, तब भी इनकी कलम कहीं हिचकती नहीं है। और इस तरह के गीत मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका। कोई तो सन्नाटा तोड़े बाहर से कुंडी खटकाकर, एक दुआओं का गुलदस्ता रख जाए आवाज लगाकर, जाने कितना वक्त हो गया तन्हाई से लड़ते लड़ते, एक एक दिन काट रहे हैं गुजरे कल के सिरे पकड़कर, यादों को ही झाड़ पोंछ कर रख देते हैं सजा दिलाकर। पूरा गीत मुझे तो बहुत पसंद आया था। और ऐसे एक नहीं, मतलब इस तरह से पढ़ने का तो कोई वो नहीं, किताब आपके पास किताब में पढ़ना, पर मुझे बड़ा प्रभावित किया इन गीतों ने। एक समर्थ रचनाकार होते हुए वे कभी इसका श्रेय नहीं लेते। एक जो खास बात मुझे बाई चांस ये सौभाग्य मिला, इन्होंने इस लायक समझा कि मैंने 2 शब्द इसमें लिखे हैं, तो आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा कि जो कुछ भी एक से कितने सशक्त, कितने कम देखने को मिलते हैं, ऐसे सशक्त गीत हैं इसके अंदर। और उन्हें पढ़ने के बाद इनके चेहरे से, इनकी टोन, इनकी बातचीत में लगता ही नहीं कि इनके अंदर जरा सा भी है कि मैं ये लिख सकता हूँ। बस ऐसा लगता है जैसे अपने बुजुर्गों का, अपने गुरुजनों का, माँ शारदे का आशीर्वाद है उस प्रसाद की तरह से। तो मुझे अभिभूत किया इन बातों ने। एक समर्थ रचनाकार होते हुए कभी इसका श्रेय नहीं लेते। राहगीर हैं, बस राहगीर ही बने रहना चाहते हैं। दो पंक्तियां के गीतों के पथ पर चलकर खुद पहुंच न पाए भले कहीं भी। गीतों के पथ पर चलकर खुद पहुंच न पाए भले कहीं भी, है उनका संकल्प कि अपने गीतों को मंजिल देंगे। और जिस मन से अपने गीतों को सजा संवार रहे हैं पल पल, निश्चय ही उत्कर्ष नया उनको भविष्य स्वप्न देंगे। मेरी ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो इसी तरह से उन्हें उत्कर्ष मिले और प्रेरणा मिले, माँ शारदे की आशीर्वाद मिले और प्रेरणा मिले कि वो और हमें अच्छे गीत हम तक आए। मेरी ओर से साधुवाद। यशपाल सैन जी, आपने आज इस किताब का उसके बारे में विचार किए, और अब 2-4 संबोधन और उसके बाद बस कविता की धारा रहेगी। इस क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूँ सबसे पहले श्री V.K. सक्सेना जी, जो हमारे बीच में मौजूद हैं और हमारे भारत भूषण परिवार के बहुत सम्मानित सदस्य हैं। कार्यक्रम तो उनके यहीं होना था, लेकिन किसी कारण से अगले वर्ष मेरा उनसे ये अनुरोध है कि बड़े स्तर पर हम भारत जी को याद करें, चाहे तो उनके पुण्यतिथि पर करें, चाहे उनके जन्म दिवस पर करें। तो देख वो धरोहर है, इस धरोहर को हम भूलना नहीं चाहते, भुलाना नहीं चाहते, ये बनी रहनी चाहिए। मेरा उनसे निवेदन है, वाइन मैं इन 2 शब्द के साथ, अगर वो फूल था तो अपना सच बदला गया होगा। अगर वो फूल था तो अपना सच बदला गया होगा कि जिन हाथों ने मसला है उन्हें महका गया होगा। श्री V.K. सक्सेना जाएं और अपनी बात कहें। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद संचालक महोदय, सम्मानित मंच और प्रबुद्ध श्रोता, इस कार्यक्रम को देखकर बहुत अच्छा लगा। कुछ नयापन भी है।
एक बात जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगती है यहाँ पर आकर, जैसे पापा जी कभी भारत भूषण जी कभी किसी उसमें फर्क महसूस नहीं करते थे कि ये हिंदी है ये उर्दू है। यहाँ मिला जुला जो संगम है इसका मन असलम साहब से अक्सर बातचीत हो जाती तो वाकई साधुवाद के भक्त हैं, बहुत बड़ा दिल है। और उर्दू डिपार्टमेंट मुंशी जी को इतना याद करता है, ये कोई कम विचारनी बात नहीं। हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज मैं कुछ लोग जो बड़े हो गए हैं उन्हें भी देख रहा हूं, जिनको धीरे धीरे बढ़ते हुए मैंने देखा है। और यहाँ की जो धरोहर है, जो मंच पर है और आप हैं, इन लोगों को भी मैं ये देख रहा हूँ कि वाकई आप लोग तो साहित्य को संभाले हुए हैं। एक बात भारती जी ने कही है, मैंने जब श्रद्धेय भारत भूषण जी की निधन का उस समय कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि हम इनकी स्मृति में एक बड़ा कवि सम्मेलन करना चाहते हैं। मैंने सहर्ष हाँ कर दी कि उस समय मन भी बहुत उदास था। आज भारती जी ने कहा है कभी मेरी हाँ है, और उसमें कुछ लोगों की मैंने नाराजगी भी देखी थी, क्योंकि उसमें सब राष्ट्रीय कवि बुलाए थे। अब मैं भारती जी की बात को ही आगे बढ़ाकर एक बात देता हूँ। भारती जी, आप हिम्मत कीजिए, सब लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। और एक बात और भी कहता हूँ, भारतवर्ष के कुछ श्रेष्ठ कवि जिनको हर कोई सुनना चाहता है, वे मेरे निवेदन पर मेरठ में होंगे। ये मेरा भाई। मैं आज भी जब कभी भी कवियों से मिलता हूं तो वो अपनापन मुझे मिलता है, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। घर का एक फंक्शन था, सोम चाचा जी से ये कह दिया था, मैंने कहा सोम चाचा जी आशीर्वाद देने आना है आपको। अब वो अपने मेरठ के ही एक कवि हैं, उनसे कहा उन्होंने कि भाई वो वीरेंद्र जी का निमंत्रण आया है, उन्होंने घर बनाया है, मुझे आशीर्वाद देने जाना है। तो
उन्होंने कहा वो फंक्शन तो कल हो गया। तो इतना उनका अपनापन रहता है और अक्सर वो आ जाया करते हैं। तो इतना तो मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, यदि मैं निवेदन करूंगा तो जिस कवि को आप चाहेंगे आएंगे, ये मेरा विश्वास है। और याद आ जाती है परिवार की कि शाम को कवियों का जमावड़ा होता था घर पर, अब घर सुनना पड़ा। वो भी एक याद है जब निर्भयादर्शी जी और शैल चतुर्वेदी जी, वो जो आंगन में नीम का पेड़ था वहां कुश्ती कर रहे थे। धर्मयुग में ये फोटो छपा था। क्या जमाना था। एक बात और भी कहूंगा कि ईश्वर की बड़ी कृपा है हमारे परिवार पर, और बाबा जी का आशीर्वाद है अपनी नवासी पर कि वो बहुत, हालांकि मैं उसका पिता हूं, लेकिन फिर भी एक बात जरूर शेयर कर रहा हूं कि वो लिखती है और बहुत बहुत अच्छा लिखती है, साल कर लिखती। अभी ग्रह शोभा में उसकी एक कहानी छपी है, 3-4 पेज की है। क्या नाम है इसका? गर्भिता। हाँ, और मैं देख देख कर हैरान हो जाता हूँ कि ये छोटी सी बिटिया अब इतनी बड़ी लेखक हो गई। आपको भी आज पहली बार बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो और न्यूयॉर्क की एक पत्रिका में छपा, कभी भारतीय विदेश की पत्रिकाओं में खूब छपा, अपने देश की पत्रिकाओं में भी एक सम्माननीय स्थान मिलता। तो मैं भारती जी एक बार फिर पुनः दोहरा रहा हूं कि आप सब लोग हिम्मत कीजिए। कवि सम्मेलन तो यहाँ ऐसा होगा, इतना यादगार कवि सम्मेलन होगा कि आप पूरा मेरठ एक बार कवि में हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत आभार। आपने घोषणा की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें हम एक चीज जोड़ना चाहेंगे। कवि सम्मेलन तो अब भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय कवि आते हैं, लेकिन हम सुनने वालों के लिए मेरठ में ही इतने बड़े बड़े कवि हैं जो कि राष्ट्रीय कवि से भी ज़्यादा अच्छे जमते भी हैं और अच्छे कवि हैं। तो मेरा सिर्फ अनुरोध ये है कि अगर बाहर से बुलाएं तो उतने ही कवि हमारे मेरठ के भी हों। क्यों? क्योंकि जब भारत जी ने मेरठ के लिए इतना किया तो मेरठ के लोगों को भी तो हमें बाहर वालों से परिचय कराने की ज़रूरत है। तो हमारे अपने मेरठ से भी, जिन्हें आप सही समझते हैं, आपने सबको सुना है, जिन्हें आप अच्छे गीतकार समझते हैं, जिन्हें आप अच्छे गज़लकार समझते हैं, उनको भी मौका मिले। बस मैं इस माध्यम से, इस मंच से ये कहना, व्यक्तिगत मेरा अनुरोध है अपने सब साथियों के ब्याह पे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां दे सकते हैं साथी जी। दोस्तों, 2-4 संबोधन बीच में, फिर गीत, और आपके बीच में कोई दूरी नहीं है, गीतों की गंगा यहाँ बहेगी। पीछे बहुत सारी कवित्री कहने बैठी हैं, हमारी राम कुमारी जी हैं, उषा जी हैं, बहुत सारी हैं जिनका मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन महिला मंच से भी जुड़े हुई है, नीलम मिश्रा जी के साथ सफाई और सुषमा सवेरा जी के। तो हमें बड़ा अच्छा लगा है और निवेदन कर रहा हूँ
मंच पर आसीन अपने जो जिन्हें साहित्य भूषण मिला आदरणीय श्री शिवानंद सिंह सहयोगी जी, जो बहुत अच्छे नवगीतकार हैं, पूरे देश में आपका नाम है। आप आए और हमें आशीष वचन दो शब्दों से सुनाते हैं। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए आदरणीय सहयोगी। मंच उपस्थित हुए, आज हम लोग मेरठ के भूषण और भारत के भूषण भारत भूषण जी की स्थिति को उन्नत करने के लिए बहुत खुशी की बात है। आगे हो जाए माइक के पास मेरा हल्का बोल रहे हैं माइक बात 2005 के करीब की होगी, जब मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर पे गया था। मेरी एक पुस्तक थी गांव वाला घर, जिसका विमोचन हुआ था। सर ने कहा, देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चल नहीं पाऊंगा, लेकिन तुमको एक गीतकार का रास्ता बता देता हूँ, वहाँ तक चलेगा। मैंने उनका आशीर्वाद लिया और उनके आशीर्वाद से उन्होंने बताया मीनाक्षी के विष्णु खन्ना जी का। फिर मैं उनसे मिला और मिल करके उनसे निवेदन किया कि सर मैं आपको कहने नहीं, आपको सर ने आदेश दिया है, आपको चलना है ताकि सहयोगी। तो सर ने कहा है तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं जरूर चलूँगा। और वो कही। खैर मित्रों, ये एक स्मृति की बात थी, मैंने अपने मन से आपको निकाल दिया। एक समय का ऐसा अवतरण था, ये इसको आना था। हमारे पीछे भारतीय जी को विराम की तरफ खड़े हो गए। मुझे लगता है कि अपनी बात खड़े नहीं तो बैठे मैं 1-2 मिनट लूँगा, आप लोग से ज़्यादा नहीं। मैं बोलता गिरता बोल जाता, क्योंकि जितने उम्र में मैंने अब तक जीत गया बहुत कम लोगों में नहीं। मित्रों, कविता क्या, इस पर हम लोग को विचार करना चाहिए। अभी हमारे भाई किशोर राहगीर जी ने कहा था कि हमको ये कविता लिखने में 1 साल लगा। तो कविता नहीं, कविता तो वह होती है जो हृदय से निकलती है और किसी के हृदय तक पहुँचती है, वो कविता। और कविता को लिखने में घंटों नहीं लगता, 15-20 मिनट में कविता निकलती है। अगर 15-20 मिनट में आपकी कविता निकलती है तो समझिए वो कविता नहीं है, काट पीट है, चीर फाड़ है, भाग तो कविता नहीं है। मैं अपनी जो हमारी लिखने की प्रेरणा है, जो मेरी बात में जैसे मैं लिखता हूँ, मैं अपनी किसी भी कविता को 20 से 25 मिनट से ज़्यादा तक देर तक नहीं लिखता। अगर वो पूरा नहीं तो छोड़ देता, इसलिए तो वह हमारे काम की नहीं है। मैं 20-25 मिनट अपनी कविता को तैयार करता, लेकिन जो कविता 20 और 25 मिनट में तैयार होती है, उसको 15 दिन के लिए अपनी अलमारी में बंद कर देता हूँ किसी कागज के तहत। 15-20 मिनट क्या ये मेरे काम की चीज़ है? अगर काम की चीज़ निकल आती है तो मैं समझता हूँ कि वो आपको मेरी दोस्तों सभी लोग सीखना चाहते हैं। बहुत हमारे साथी बहुत दिनों से लिख रहे हैं। एक बात और आई थी, अभी हम लोग मुजफ्फरनगर गए हुए थे, तो एक हमारे बहुत साहित्यिक मित्र हैं, नवगीतकार भी और मंच के लिए जाने माने नवगीतकार हैं। उन्होंने कहा था कि जिस कवि को उसकी कविता याद नहीं हो कवि नहीं। मुझे मेरी एक भी कविता याद नहीं है, कवि नहीं। याद का बड़ा संकट है, उम्र बढ़ने के साथ साथ याद भी कम होती जाती है, इसलिए कभी होना ना होना इसकी कोई शर्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सहयोगी जी का। और मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए आदरणीय डॉक्टर नवीन चंद्र लोहनी जी को यहाँ आवाज देना चाहूँगा इन पंक्तियों के साथ। धूप भी उसने कहा तो सच ही माना जाएगा।
इन्होंने नहीं किसी की पंक्तियां पढ़ रहा हूँ सुरेश। झूठ भी उसने कहा तो सच ही माना जाएगा, वो जिधर होगा उधर सारा जमाना जाएगा, और धूप तो मिल जाएगी तुमको शजर कटने के बाद, सोचिए कितने परिंदों का ठिकाना जाएगा। और आखिरी पंक्तियां जिसके लिए ये मैंने पढ़ा कि दोस्तों के बीच में गए तकल्लुफ, दोस्तों आदरणीय किशन स्वरूप जी, दोस्तों के बीच में गए तकल्लुफ, दोस्तों या तकल्लुफ जाएगा या दोस्ताना जाएगा। इन पंक्तियों के साथ में आदरणीय धोनी साहब को दावत दे रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। मंच पर और मंच के सम्मुख उपस्थित आप सबका स्वागत, धन्यवाद। श्रद्धेय भारत भूषण जी हमारे शहर के मेरठ के महान गीतकार, रचनाकार, तो सौभाग्य से हम लोगों को उनसे मिलने का, उनको सुनने का, उनको विद्यार्थियों को सुनाने का, उनके घर जाने का तमाम तरह का अवसर मिला, और उनसे प्रेम भी मिला उसी तरह से कि हिंदी विभाग में, उर्दू विभाग में, विश्वविद्यालय में कई जगहों पर उनको अलग अलग अवसरों पर, विश्वविद्यालय के बड़े मंच पर हम लोगों ने सुना, मेरठ में सुना। एक बार हम दूरदर्शन का कार्यक्रम तैयार कर रहे थे मेरठ के रचनाकारों पर, तो उन्होंने मेरे नगर जो कविता थे, कवि के नगर, मेरठ नगर, जी जी, तो बहुत लोगों ने बाद में भी सराही हो जब वो कार्यक्रम प्रसारित हुआ। और जिस तरह से वो जल समाधि सुनाते थे, अन्य कविताएं सुनाते थे, उनकी कविताओं का जो स्वर था वो एक तरह से अभी भी लगता है कि आसपास हैं यूट्यूब पर, क्योंकि बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं, हम लोग सुनते हैं, विद्यार्थी भी सुनते हैं हमारे। तो ये विशेष अवसर आज उनको याद करने का है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज मेरठ में हूँ। अभी हम लोगों को इसमें कानपुर होना था विश्वविद्यालय की बैठक के सिलसिले में, और अचानक कुछ ऐसा बना कि मैं रुक पाया, तो मैंने फिर भारती जी से कहा कि मुझे भी शामिल कर लीजिए, मैं कार्यक्रम में रहूँगा। लेकिन ये जरूर मेरा कहना है कि मेरठ में कितने महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और तमाम विधाओं में महत्वपूर्ण रचनाकार हैं कि इसके बहाने, इसके नाम से भारत में, भारत के बाहर अनेक अनेक विधाओं को जाना जाता है साहित्य की। और आप सब लोग जो अलग अलग विधाओं में लिखते हैं, रचना करते हैं, उसके बहाने हमारे लिए, हम जो हिंदी के पाठक हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, हम जो शिक्षक हैं, हमारे लिए काम भी मिलता है कि हम अलग अलग स्वरों पर अलग अलग तरह की रचनाओं को पढ़ पाएँ। तो मैं बहुत धन्यवाद करूँगा आश्रम जी का, उन्होंने एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। भारती जी ने मुझे जब सूचित किया कि हिंदी विभाग में आपकी उपस्थिति में हम आयोजन नहीं कर रहे हैं तो और आश्रम जी के पास करेंगे, तो मुझे लगा कि विश्वविद्यालय में हम लोग अगल बगल बैठते हैं और किसी भी तरह से आयोजन अगर विश्वविद्यालय में हो पा रहा है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अपनी अनुपस्थिति में न हो पाने का दुख जो था वो कम हो गया एक तरह से। हम भारत जी को चूँकि एक गीत पुरुष के तौर पर जानते हैं, और हिंदी विधाओं में जो गीतकार हैं, अगर जब भी सूची बनती है तो उनका नाम शुरू के लोगों में आता है। तो एक बड़ा रचनाकार मेरठ ने पैदा किया। अभी थोड़ी देर पहले विकास जी कह रहे थे, अन्य मित्र लोग भी उनको याद करते हैं अक्सर। लेकिन मैं सक्सेना जी के घर भी उस कार्यक्रम में गया हूँ जो भारत जी को लेकर हम अक्सर उनके घर में होता हुआ देखते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबके बीच में अनेक उनके संस्मरणकर्ताओं को सबको सुन रहा हूँ। मैं बधाई देता हूँ राघव जी को और भारती जी को, उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ, अलका वशिष्ठ जी को उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ। क्योंकि विश्वविद्यालय की गतिविधियों में कुछ बैठकें चल रही थी तो मैं थोड़ा विलम्ब से आ पाया, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप सब लोग उपस्थित हैं और ये आयोजन मैं तो इसलिए खड़ा हुआ कि मुझे आप सबके स्वागत में ये बातें कहनी थी कि हम सब स्थिति से, आप सब भारत जी के वंशज हैं, तो हम सब लोग भारत जी के वंशज हैं जिन्होंने इस गीत, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास तमाम विधाओं को आगे बढ़ाने में, हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में काम किया। तो आज हम सब मिलकर उनको याद कर रहे हैं। और इस अवसर पर अगर नई पुस्तकें विमोचित होती हैं, नए रचनाकार सामने आते हैं, तो वो भी एक उनकी प्रेरणा जैसा है। आप सबका धन्यवाद, पुनः स्वागत। धन्यवाद। गीतों का आनंद हम लेंगे। अब केवल दो संबोधन हमारे बीच में गए हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ तो शब्दों के लिए
आदरणीय कृष्ण स्वरूप जी से मेरे सामने बैठे हैं, मैं अपना आशीर्वाद दें, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। श्रद्धेय नागभूषण की स्मृति को नमन करता हूँ। मुझे उनसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला और ये सौभाग्य मिला कि मेरी एक बदलती पुस्तक की भूमिका उन्होंने लिखी। अभी जो चर्चा में राहगीर जी ने ये कहा कि मुझे 15-20 दिन लगने के रचना को पूरा करने में, उसी बात की तारीफ सहयोगी जी ने की कि 15-20 मिनट में लिख लेता हूँ, फिर उसको 15-20 दिन के लिए उठा के रख देता हूँ। तो 15-20 दिन बाद जब आप उठा के देखते हैं, तब आप उसमें अगर संभावनाएं हैं सुधार की, सुधार करते हैं। राहगीर जी एक लाइन एक बंद रह गया तो 20 दिन में पूरा हुआ, तो शास्त्र मित्रों, ज़्यादातर गजल कहता हूँ। मैंने गीत कहे हैं, एक गीत 25 साल पुराना है, आपके सामने रखूँगा। गजल के 2-4 शेर आपके सेवा में प्रस्तुत। आईने के हवाले से बहुत दिन बाद देखा आईना, तो ये लगा मुझको, मुझे था नाज जिस पर वो मेरा चेहरा नहीं निकला। गुजरते वक्त में सूरत बदलती, मुझे पहचान लेगा आईना क्या। और ये शेर असलम साहब, तुम्हें सूरत का अंदाजा कहाँ था, नहीं होता अगर ये आईना तो। तुम्हें सूरत का अंदाजा कहाँ था, नहीं होता अगर ये आईना तो। एक शेर के, मैं इस जागीर का मालिक हूँ लेकिन मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं। मैं इस जागीर का मालिक हूँ लेकिन मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं। और ये शेर के फिर मकानों में अचानक बढ़ गया, फिर मकानों में अचानक बढ़ गया। जब तलक माँ थी सलामत घर रहा, जब तलक माँ थी सलामत घर रहा। एक गीत, प्यार मोहब्बत के दिन सारे हवा हो गए, इतनी पाली दर्द हृदय में दवा हो गई। दृश्य देखिए कि जिन गलियों से हम गुजरे हैं, उनसे काश गुजरते तुम, अब तक शायद गुम हो जाते, इतना दुख अंधेरा था। जिन गलियों से हम गुजरे हैं, उनसे काश गुजरते तुम, अब तक शायद गुम हो जाते, इतना दुख अंधेरा था। रात रात भर दस्तक देता दर्द रहा दरवाजे पर, सांसों की काश जारी इतना चुप। रात रात भर दस्तक देता दर्द रहा दरवाजे पर, सांसों की काश जारी इतना चुप अंधेरा था। फिर भी यादों के घेरे हम इतने आश्वस्त रहे, अनजाने संबंध सहारे हवा में, जितने काले दर्द हृदय में दवा। दृश्य देखिएगा कि सूरज डूब गया घाटी में देर सांझ से ही पहले, सूरज डूब गया घाटी में देर सांझ से ही पहले, ऐसे कुछ षड्यंत्र क्षितिज ने मिलकर रचे घटाओं। सूरज डूब गया
घाटी में देर सांझ से ही पहले ऐसे षड्यंत्र छिपे मिलकर से हम तो घाटे रहे दिन थे पथ के यह मंतव्य लिए किसी अन्य की राह न हो अवरुद्ध घनी पीड़ा किसी अन्य की राह न हो अवरुद्ध घनी पीड़ाओं से वे सब परिचित लोग न जाने कहाँ राह छूट गए ये हमने बहुत पुकारे जितने वाले दर्द हृदय में दवा खांसी है आंसू सूख गए पलकों का होठों पर मुस्कान आंसू सूख गए पलकों पर होठों पर सूखी मुस्कान फिर भी चलते रहे भीड़ में एकाकी आयाम लिए गाँव के पड़ाव पर मौसम के ठंडा बातों से गाँव के पड़ाव पर मौसम के ठंडा बातों से करते सुलह चले दूसरे दिन पथ अभिशप्त तमाम किए डूब गए कुहरे में मंजिल के प्रति प्रारब्धों से हमको बहुत बुलाए हम जितने पाले बहुत धन्यवाद आदरणीय किशन स्वरूप जी जो साहित्य भूषण हैं हमारे मेरठ के अनाध्या प्रकाशन के हमारे साथी सुरेश देव जी का स्वागत करवाए हमारे कार्यक्रम में। और दोस्तों गीत पाठ के हम चले हैं की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मंचा सिंह हमारे यहाँ जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम भी है और ये सभागार में हम ये काम कर सके कि यहाँ कोई भी सच्ची बात अब मानी नहीं जाती, मेरी आवाज़ इस बस्ती में पहचानी नहीं जाती, बढ़ो आगे करो रोशन दिशाओं को चिताओं से, अकारण दोस्तों कोई भी को मानी नहीं जाती। और महल है, भीड़ है, मंदिर है, मस्जिद है, मशीनें हैं, यही है आजकल। महल है, भीड़ है, मंदिर है, मस्जिदें हैं, मशीनें हैं, मगर फिर भी शहर से दूर वीरानी नहीं जाती। इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब को यहाँ बुला रहा हूँ अपनी बात सुनेंगे। मंच पे बता रहे हमारे मेहमान और हॉल में मौजूद ख्वातीन होता, आज चूँकि हम लोग गीत सम्राट मोहतरम भारत भूषण जी को याद कर रहे हैं, उनके उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं आपको बताऊं कि वो भारत भूषण जी मुझे बहुत प्यार करते थे। यहाँ कई बार आए, उर्दू विभाग में को ये फख्र हासिल है कि उसने विष्णु खन्ना और भारत भूषण जी का सम्मान किया इसी हॉल में। और हमारे उस वक्त के कुलपति प्रोफेसर काक साहब मौजूद थे, उन्होंने अपने हाथों से उनका सम्मान किया। यही नहीं, हमने उनका नाम जो वहाँ भेजा था सरकार के पास, बशीरवत और उनका नाम, दोनों का नाम, ताकि वो जो हमारे यहाँ डिग्री दी जाती है, एजाज़ी डिग्री, वो उनको दी जाए, डॉक्टरेट की, उसके लिए भी हमने उनका नाम दिया था। यही नहीं, हमने जब पहली यूनिवर्सिटी की मैगजीन प्रकाशित थी प्रयास के नाम से, तो उसमें भी
उनकी बहुत सारी कविताएं उन्होंने छापी। उर्दू विभाग को ये फख्र हासिल है कि हम भारत भूषण जी के बहुत करीब थे और उनके गीतों में जो आम इंसान का दर्द था वो आप सबको पता है। जिस तरह से वो गीतों के मामले में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में पहचान जाते थे। तो आज ये कार्यक्रम करके जब वो नहीं रहे हमारे दरमियान तो पहला कार्यक्रम भी उर्दू में आपने किया। उनके लिए उनको याद करने का पहला कार्यक्रम भी उर्दू में आपने किया। आज ये दूसरा कार्यक्रम है। जब भारती जी मेरे पास आए मैंने फौरन अपना समर्थन देने का वादा किया और कहा कि नहीं भारत भूषण जी के लिए प्रोग्राम होना चाहिए। आज के कार्यक्रम में 3 किताबों का विमोचन हुआ। पहली किताब मैं चूँकि हम गीत का भारत भूषण जी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो ब्रजदास किशोर राहगीर साहब का मजमुआ गीतों का मजमुआ पीर को अपना बंदो का इजरा यहाँ पर हुआ का विमोचन किया। मैं आपको बताऊं कि जैसा कि उन्होंने बताया उन्हें ये चाहिए था कि उनको एक गीत पेश करना चाहिए था। मैं उसका बात तो करेंगे गीत करूँगी, लेकिन उन्होंने जिस मेहनत से और जिस दिल के दर्द को अपने गीतों में बयान किया है मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने भारत भूषण जी को श्रद्धांजलि पेश की। अपने गीतों को जिस तरह से उन्होंने जिस मेहनत से जिस खून पसीने से लिखा है वो दर्शाता है कि ये किताब बहुत अच्छी है और हमारे सभी छात्रों को ये किताब पढ़नी चाहिए। तो दूसरी किताब दलित विवश अलका वशिष्ठ जी की किताब जो हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाती है। आपको हैरानी होगी कि उर्दू विभाग में हिंदी पढ़ाने का काम अलका वशिष्ठ जी करती है। हमने बहुत सारी हिंदी की चीज़ों को शामिल किया अपने कोर्स का हिस्सा है। तो उनकी किताब दलित विवश, इस किताब में उन्होंने दलित के ताल्लुक से दलित विवश के ताल्लुक से सारी बातों को संकलित किया है, सारी बातों को समेट दिया है। दलित साहित्य क्या है, दलित साहित्य पर आज बहुत बहस होती है कि वो दलितों के जरिए लिखा हो या दलितों के उत्थान के लिए लिखा गया हो या दलितों की परेशानियां उनका जो समाज में मकाम है उसके लिए लिखा गया हो। इन तमाम बातों पर बहुत अच्छी रोशनी ये पुस्तक डालती है। मैं अलका जी को और ब्रजदास किशोर राहगीर जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आखिरी किताब 26 जनवरी, तो 26 जनवरी पर आपने हमारे पत्रकार दोस्त शाहिद चौधरी साहब से बहुत अच्छा मकाला समाज फरमाया, लेकिन मैं उससे कुछ मुख्तलिफ कहना चाहता हूँ कि ठीक है ये नॉवेल जो है 26 जनवरी, लेकिन आप धोखे न पड़े, इसमें देशभक्ति नाम की चीज आपको नहीं मिलेगी। 26 जनवरी नाम जरूर है इसका, लेकिन देशभक्ति आपको लगता है कि देशभक्ति बहुत होगी इसमें, लेकिन ना तो देशभक्ति है ना 26 जनवरी से ताल्लुक रखने वाली कोई बात है। इत्तेफाक ये है कि 26 जनवरी को 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक चौधरी में चौधरी बलराज सिंह के यहाँ, दूसरा जो है दलित तबके में हरिया के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। अब हरिया अपने बच्चे का नाम सत्यप्रकाश रखता है और बलराज जो अपने बच्चे का नाम राजेश्वर रखता है। और राजेश्वर बहुत ज़्यादा पैसे पलता है, लेकिन दूसरा जो बच्चा है जो हरिया का बच्चा है वो इन दोनों के दरमियान पढ़ाई में बहुत ध्यान देता है। दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक गांव के स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जब गांव के स्कूल को पास कर लेते तो प्रधान जी होने के पदे थे बल्ला चौधरी जो बहुत पैसा उनके पास,
उनके पास बहुत ज़्यादा है, वो अपने बच्चे का दाखिला एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में शहर में कराते हैं। लेकिन हरिया का बच्चा वो गांव के स्कूल में पढ़कर बड़ा होता है, वो पढ़ाई को अहमियत देता है। दिखाया इन्होंने कि दो गरीब और अमीर खानदान के दरमियान किस तरह की दूरी होती है, किस तरह से गांव में इन दोनों के दरमियान कौन सी बात होती है, इन दोनों दरमियान एक खिदमत करने वाला, एक खिदमत देने वाला, इन दोनों की जिंदगी का अच्छा चित्रण इन्होंने किया है। लेकिन इसके बावजूद मेरी अपनी जाती राय है कि नावल नहीं बन पाया। इसमें कोई भी नहीं है, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। इस नावल में लगता ऐसा है कि चूंकि ये कवि हैं, पहली बार इन्होंने तजर्बा किया है, तो इस नावल में इन्होंने सिर्फ हिंदू कैरेक्टर दिखाए। हो सकता है किसी गांव में सिर्फ हिंदू हो, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी मुसलमान के कैरेक्टर दिखा दे तो कोई उतार चढ़ाव आता, या हरिया की और बलराज मिश्र, वो जो बलराज चौधरी है, उनकी दुश्मनी हो जाती किसी तरह से, लेकिन वो दुश्मनी भी नहीं होती और ठीक ठाक कहानी चलती रहती है। आमतौर पे जैसे सीधी तरह की कहानी चलती है, उसी तरह चलती रहती है। कहानी का अंत वो भी एक हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटल बनाने को होता है। तो ऐसा लगता है कि कहानी में कोई नयापन नहीं है, कहानी में कोई मोड़ नहीं है, कहानी में कोई वो नहीं है जिससे कि कहानी जो है पढ़ने वाला इस नावल को अपने अंदर उतार ले। ये नावल बहुत अच्छा कहना है, लेकिन इन सब के बावजूद, इन कब्जों के बावजूद जो इसमें अच्छी बात है वो ये है कि इन्होंने गांव का बहुत अच्छा चित्रण किया, इतना अच्छा कि आपको नावल पढ़ते हुए गांव याद आ जाए, गांव के वो तमाम लोग याद आ जाएंगे जो अपने कैरेक्टर से, अपने किरदारों से गांव को जिंदगी बख्शते हैं। गांव में जो होता है कि एक शख्स, एक बेटी जो है वो पूरे गांव की बेटी होती है। उन्होंने दिखाया है कि एक बेटी जो निचले तबके की बेटी है, उसकी इज्जत बड़े तबके का लड़का जो है वो लूटने की कोशिश करता है, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और उसको भी माफी मांगनी पड़ती है। वो लड़के का बाप जो है वो माफी मांगता है सबके सामने। तो ये अच्छी बात है कि गांव में जो विलन है वो इन्होंने दिखाया है, लेकिन 26 जनवरी से इस नॉवेल का कोई ताल्लुक बनता नहीं है। मुझे माफ करें, नाम को आप भारतीय थी, मैं चूंकि एक शिक्षक भी हूँ, इसलिए सच्चाई कहना मेरा फर्ज है। सच्चाई जो मुझे लगी वो मैंने बयान कर दी। इसके अलावा आज का कार्यक्रम हमारे भटनागर साहब और राम गोपाल भारतीय जी की कोशिशों का नतीजा है और एक अच्छा कार्यक्रम हमारे यहाँ मौजूद प्रेमचंद सेमिनार हॉल में हुआ। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आपको एक और ऐलान के साथ मैं बात करूँगा कि 31 जुलाई को प्रेमचंद का जन्मदिन होता है। प्रेमचंद के जन्मदिन पर जन्मवादी लेखक संघ और उर्दू विभाग एक कार्यक्रम यही 3 बजे करने वाला है। आप सब उसमें तशरीफ लाएं। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब के लिए। बहुत अच्छी बातें तीनों किताबों के बारे में आपने बताई और उनका हम ख्याल रखेंगे आगे से। और अब दोस्तों ये सत्र कविता का सत्र है और